नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। और संविधान की अमृत कथा का वाचन हम लोग करेंगे। और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। कल तक हमने भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चाएं की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और एक बार मैं आप सभी लोगों का परिचय करा दूं जो आज हमारी परिचर्चा में लोग शामिल हो रहे हैं। लोधी गजेंद्र राजपूत हैं हमारे साथ। शशिकांत राजपूत जी हैं हमारे लक्ष्य स्वयंसेवक ललितपुर उत्तर प्रदेश से। शिवम राजपूत लखीमपुर खीरी से। सुनील राजपूत कासगंज से। हरिचरण फौजी जी स्वामी जी की पावन भूमि राठ से हमारे बीच में हैं। आलोक राजपूत ढोलना कासगंज उत्तर प्रदेश से। रेखा राजपूत शिव मोहन सिंह लोधी जी, आप सभी का स्वागत है इस पर चर्चा में। पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से। लोधी उर्वेंद्र शीला देवी। रोहित सिंह लोधी उत्तर प्रदेश पुलिस से। इंजीनियर शीलेंद्र सिंह लोधी। लोधी पुनीत राजपूत। राम लखन राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा हमने कहा है कि सुबह 8:15 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों को ये समय शेड्यूल फिक्स हो गया है। RBS लोधी जी हैं हमारे बीच भिंड ग्वालियर से। उसके अलावा सुमेर लोधी राजपूत हमारे बीच में हैं। लोधी शैलेंद्र राजपूत हमारे बीच में नोएडा से हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है इस परिचर्चा में। और बाकी हम लोग प्रतीक्षा। रामकिशन राजपूत जी हैं दिव्यापुर से। बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। उसके अलावा हमारे डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी हैं। शिवशंकर राजपूत हैं लखनऊ से। आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत जल्दी ही हम लोग बस अपना सेशन आरंभ करेंगे। इंजीनियर ओमवीर सिंह आर्या जी हैं हमारे बीच में। और आप लक्ष्य टेक्निकल टीम के माध्यम से बहुत सहयोग करते हैं समाज के युवाओं का, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स दिलाने के लिए। फार्मासिस्ट राहुल कुमार वर्मा समर्पित स्वयंसेवक हैं डिवाई बुलंदशहर से। BS राजपूत साहब हमारे बीच में खंडाला महाराष्ट्र से। अनूप कुमार वर्मा एक ऐसे युवा, अनूप कुमार वर्मा और यशपाल सिंह और डॉक्टर मोनू राजपूत, ये सभी युवाओं का स्वागत है। ये आप सभी लोग अंधविश्वासों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ मुहिम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर नारायण पटेल हैं कटनी मध्य प्रदेश से। पूनम राजपूत महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से। यशपाल सिंह लोधी आगरा से। रोहित मैं ठीक हूँ, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भंवर सिंह नरवरिया जी जो स्वामी केशवानंद जी के कार्यों और विचारों को प्रसारित करने के लिए समर्पित रहते हैं, भिंड से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। भिंड मध्य प्रदेश से। हरिमोहन राजपूत जी इटावा से। और लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मपाल सिंह लोधी जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी परिचर्चा में सभी महान भावों का स्वागत है। और 1-2 मिनट में जो बाकी हमारे नियमित सेशन में लोग जो सहभागिता करते हैं वो सब लोग भी जुड़ेंगे। जितेंद्र लोधी टीकमगढ़। ओम शिव वर्मा अमापुर कासगंज। सोनू राजपूत। दीपक राजपूत। अनुराग सिंह। राम सिंह लोधी। लाखन सिंह कुशवाहा, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। और यश प्रताप सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अशोक लोधी जी हमारे लक्ष्य के समर्पित स्वयंसेवक हैं, तिरवा कन्नौज उत्तर प्रदेश से। अशोक जी का स्वागत है। और अब हम लोग, क्योंकि हमारी जो एक सदस्य संख्या रहती है कि लगभग 50 से ऊपर लोग हमारे इस परिचर्चा में सहभागिता करते हैं, लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। 42 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। श्याम कुमार लोधी, रिंकू राजवंशी हमारे बीच एटा से हैं। दीपक राजपूत, तो आप सभी लोगों का भी इस परिचर्चा में स्वागत है। मेघरा सिंह हमारे लक्ष्य के संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश, आप हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मेघरा जी का भी स्वागत है। अशोक जी कैसे हैं आप लोग? मेरी बहुत देर से कन्नौज में बात नहीं हुई है तिरवा में सभी लोगों से, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। लोधी गुरदीन सिंह राजपूत हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। लोधी गुरदीन सिंह राजपूत और हम लोग आगरा कॉलेज में क्लासमेट रहे हैं, हम लोग साथ ही रहे हैं, रूममेट भी रहे हैं, क्लासमेट भी रहे हैं। आप इस समय आगरा में जॉब करते हैं। बेसिकली आप छिबरामऊ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। प्रवीण लोधी राजपूत,
प्रणाम प्रवीण। रामकिशन राजपूत की आईडी पर एक बच्ची है जो 7th क्लास में पढ़ती है, नेहा राजपूत, और नेहा राजपूत का स्वागत है। देवेंद्र पटेल जी, MK राजपूत, इंजीनियर सुरली लोधी राजपूत, नरेंद्र वर्मा शाहजहाँपुर से, नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो हमारी सदस्य संख्या है हमारे लाइव सेशन के लिए वो लोग आ चुके हैं। अवधेश लोधी जी हमारे बीच में अभी जुड़े हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से। तो हमारे बीच में मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से लोग जुड़े हैं, महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हैं और दिल्ली NCR से। तो कुल मिलाकर के एक छोटा सा समूह है, लेकिन छोटे से समूह में एक छोटा सा भारत यहाँ प्रतिबिंबित होता है। तो आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग संविधान की अमृत कथा आरंभ करने वाले हैं और आज हम लोग बात करेंगे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि मंत्री परिषद क्या होती है। और उसके अलावा हम संसद के दोनों सदनों की चर्चा करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी संरचना क्या होती है। कुछ और लोगों का हम इंतज़ार करते हैं। पूरन सिंह पटेल साहब हैं, लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री, उनका स्वागत है। और अभिषेक सिंह लोधी प्रवेश राज बुलंदशहर से, आलोक प्रताप सिंह लोधी, नमस्ते आलोक, आप सब लोगों का स्वागत है। पूरन सिंह पटेल साहब गुड मॉर्निंग, और सभी लक्ष्य के स्वयंसेवकों को गुड मॉर्निंग। लोधी उर्वेंद्र का कहना है कि वो गेहूं काट रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है सेशन में। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इस सेशन को एडजस्ट और किया जाए, क्योंकि सुबह का समय खास करके सतीश लोधी, ओम प्रकाश सिंगरौल जी और यश राजपूत जी हमारे बीच में जुड़े हैं। मुझे लगता है कि गांव में जो खेती करने वाले लोग किसान हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये सेशन में दिक्कत आ रही होगी। तो मेरे हिसाब से एक दोपहर का समय अनुकूल हो सकता है। दोपहर में अगर हम लोग 1 बजे या 2 बजे सेशन रखें, 2 बजे, तो भी अनुकूल हो सकता है। उसके लिए हम एक अलग से प्लानिंग कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमारा एक ये रिदम बना हुआ है और उसमें इस सेशन में ज़्यादातर वो लोग हैं जो जॉब्स करते हैं या जिनके पास कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो लॉकडाउन में घरों में शहरों में हैं। तो क्योंकि 2 सेशन हम ऑलरेडी चला रहे हैं, एक सुबह मॉर्निंग में और एक शाम को 7:30 बजे। तीसरा सेशन हम लोग देखेंगे फिर लंच टाइम में। अगर खेती किसानी करने वाले किसान भाई और वो बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो हालांकि आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं बाद में इसी सेशन को। और कुलदीप राजपूत झांसी से, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड हम आगे चला सकते हैं। SS निषाद जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। और अवनीश नरवरिया भिंड से हमारे बीच में है। तो आज हम अपना सेशन आरंभ करने वाले हैं एक विचार से, और हमारा विचार है आज चाणक्य का। आपने नाम सुना होगा, चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य कौटिल्य एक ही बात है। और चाणक्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। बेसिकली वो किताब तो अर्थशास्त्र के नाम से है, लेकिन वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल साइंस है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बुक है। अगर आपने कभी अर्थशास्त्र पढ़ने का अवसर मिले तो आप पाएंगे कि वह राजनीति की किताब है। और अलीगढ़ से नरेश जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और भगत सिंह लोधी जी हमारे बीच में महोबा उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब 55 लोग हो चुके हैं और अब हम लोग विधिवत सेशन आरंभ करते हैं। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, आप लोगों ने सुना होगा। अर्थशास्त्र बेसिकली राजनीति शास्त्र है, उसका नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन वो राजनीति के ऊपर पुस्तक है। कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, चलिए उनका भी हम लोग नाम यहाँ बोल देते हैं। चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री लक्ष्य कासगंज के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। और लोधी रवि राजपूत, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चाणक्य का एक विचार हम आपके बीच में रखेंगे। इंजीनियर शीलेंद्र लोधी राजपूत टूंडला से, नमस्ते शीलेंद्र जी। आप जब मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, खास करके जब हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और भारत में एक पहले अखिल भारतीय स्वरूप के साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो वहाँ पर आप पाएंगे कौटिल्य की या चाणक्य की भूमिका। तो वहाँ आपको कौटिल्य का या चाणक्य का उल्लेख मिलेगा। उन्हीं चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र।
और अर्थशास्त्र किताब बेसिकली अर्थशास्त्र नहीं है, वो राजनीति विज्ञान के ऊपर है। उसमें राजनीति के विषय में जानकारी दी गई है, मेनली पॉलिटिक्स है और कुछ उसमें कर से संबंधित जानकारियाँ भी हैं, तो इकोनॉमिक्स भी है उसमें, लेकिन मुख्यतः एक राजा के क्या कर्तव्य है, शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है, ये सारा का सारा विवरण अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। कौटिल्य अपने समय के एक महान विचारक रहे हैं। हालांकि यह भी संभव है कि कौटिल्य एक कोई परंपरा रही हो जिसमें कई सारे लोगों ने मिल करके वह किताब लिखी हो, लेकिन हम लोगों आज जो लेने वाले हैं उनका एक विचार लेने वाले हैं, और वो विचार है कि आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं तो 3 सवाल पूछिए अपने आप से। ये बात चाणक्य ने कही है। क्या 3 सवाल पूछने हैं आपको अपने आप से कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको इस क्यों का संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो अगला आप सवाल अपने आप से पूछिए कि इसका क्या परिणाम होगा, और जब उसका भी संतोषजनक उत्तर आपको मिल जाता है तो आप तीसरा सवाल पूछिए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा। अगर जीवन में आपको महान लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो चाणक्य के इन 3 बातों पर, 3 विचारों पर मंथन करना चाहिए, और जब तीनों ही बातों का आपको संतोषजनक जवाब मिल जाता है तब आप उस कार्य को आरंभ करें। तो इस तरीके से विद्वान लोग सूक्तियों में, कहानियों में, छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चीज़ें कह के चले जाते हैं। अब हम लोग आज के विषय पर आएंगे, आज के विचार के बाद, और हमारा यही प्रयास है कि एक विचार की चर्चा हम लोग रोज़ाना करें, ताकि जैसे कल हमने रूमी के विचार की चर्चा की, एक दिन हमने डेकार्ट के विचार की चर्चा की, एक दिन कांट के विचार की चर्चा की थी, एक दिन अरस्तु के विचार की चर्चा की थी, एक दिन बुद्ध का विचार हमने लिया था, एक दिन रूसो का विचार लिया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके माध्यम से हम दुनिया भर के विद्वान लोगों के बारे में भी परिचित होते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं। भारत में ऐसे लोगों की भरमार है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको इंटरनेशनल जो लेवल पे, खास करके दूसरे देशों में जो महान लोग हुए हैं, जैसे यूनान की सभ्यता बहुत पुरानी थी, वहाँ पर बहुत लोग हुए, अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है। उसके बाद आप देखेंगे रोमन एम्पायर, तो जो रोम था, रोम एक ज़माने में सभ्यता और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा। तो हम ऐसे ऐसे देशों से लोगों, तुर्की रहा है जिसको हम लोग फारस जो था, फारस रहा है एक बड़ा केंद्र। इन सब सारी चीज़ों में बड़े से बड़े विद्वान, अपने अरब कंट्रीज में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अपने समय में। तो उन सब लोगों के विचारों को रोज़ाना एक एक विचार को लेके आए, विचार को भी समझें, और प्लस उस विचार देने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी होगी तो हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के ऊपर। तो जैसा मैंने कहा कि भारत में सबसे ऊपर कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता ने अपने लिए क्या बनाया? भारत का संविधान। संविधान ने हमको क्या दिए? अधिकार। और संविधान ने हमें क्या दिया है? व्यवस्था, कि किस तरीके से हमारी व्यवस्था का संचालन होगा। तो ये सब कुछ क्रम से है, और उस व्यवस्था की जो व्याख्या है वो संविधान में दी गई है ऊपर के स्तर से, यानी सर्वोच्च स्तर पर व्यवस्था कैसे होगी, फिर सेकंड लेयर क्या होगा, थर्ड लेयर क्या होगा, फोर्थ लेयर क्या होगा, और धीरे धीरे जाकर के ग्राम पंचायत स्तर की व्यवस्था क्या होगी। यह सारी की सारी जानकारी तमाम प्रावधानों के माध्यम से भारत के संविधान में दी गई है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ऊपर के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, और ऊपर के स्तर की चर्चा के आरंभ में हमने कहा कि भारत में सर्वोच्च जो पद है वो क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की, फिर उसके बाद हमने चर्चा की उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा करने के बाद अब हम उसके आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में एक कथन आपने सुना था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, वह या तो ये सारे कार्य स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो वही राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं उसके मंत्रीगण, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, विदेश मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, रेलवे मंत्री, तमाम तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या हैं? जो सारे के सारे मंत्री हैं वो भारत के राष्ट्रपति के अधिकारी हैं। ये सारे लोग भारत के राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं। भारत में जो कोई भी कार्य होता है वो किसके नाम से होता है? हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड है। तो कार्यपालिका का जो हेड है, अगर कोई भी कार्य होगा तो किसके नाम से होगा? उस हेड या प्रमुख के नाम से होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब जैसा कि कल हमने आर्टिकल 73 तक चर्चा की थी, संविधान के अनुच्छेद 73, आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 73 से आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। संविधान का अनुच्छेद 73 तक हमने कल चर्चा कर ली थी, आज हम बात करेंगे 74 की। तो आर्टिकल 74 संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करेगा। और यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी अपने कार्यों के लिए, और राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है तो वह उसको वापस मंत्रिमंडल के पास, मंत्रिपरिषद के पास भेज देगा और मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार करने के बाद भी अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है तो वह सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। तो एक प्रकार से जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बेसिकली मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य करता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित हैं। तो मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सुझाव दिया है किसी कार्य के लिए राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस पर सहमत नहीं है तो एक बार वो मंत्रिपरिषद के पास उसको वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए। अगर पुनर्विचार करने के बाद फिर मंत्रिपरिषद ने संशोधन के बिना या संशोधन के सहित उसको राष्ट्रपति महोदय को भेजा तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की वह बात माननी पड़ेगी। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, उनकी सलाह पर करते हैं। तो राष्ट्रपति को वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जो जैसा कि उनके पद का नाम है। ये सारी की सारी चीज़ें वो मंत्रिपरिषद के सलाह से, उसके माध्यम से करते हैं। अब हम आगे आएंगे। आगे है संविधान का अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध है संविधान में। तो संविधान में सबसे पहला उपबंध ये है कि जो भी दल लोकसभा में बहुमत का होगा उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जो भी दल, जैसे अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए है क्योंकि लोकसभा में उनके पास बहुमत है। तो जिस भी पार्टी को या जिस भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत होगा उसके नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? भारत का प्रधानमंत्री। ओम प्रकाश राजपूत जी ने इस बीच में एक सवाल पूछा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें राज्य मंत्री होते हैं, जिसमें उप मंत्री शामिल होते हैं। उन सबको कहा जाता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संकल्पना है। जो कैबिनेट है या जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर्स होते हैं। आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ही सिर्फ कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। बाकी पूरे संविधान में आपको मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही प्रयोग मिलेगा। तो वो एक, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मंत्रिमंडल कैबिनेट लेवल के कुछ वरिष्ठ मिनिस्टर्स को मिला के बोलते हैं और मंत्रिपरिषद में सारे राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर सब शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल विशेष मंत्रियों का एक छोटा सा समूह है और मंत्रिपरिषद वो सब व्यापक समूह है जिसमें सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो एक प्रकार से मंत्रिपरिषद में सब शामिल हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। अब हम आगे आते हैं कि बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री बन गए। अब जो बाकी मंत्री होते हैं वो बाकी मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है और सभी जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात कोई भी मंत्री राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे केवल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है। जैसा मैंने कहा कि लिखा तो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन कोई भी व्यक्ति मंत्री केवल तभी रह सकता है जब उसको प्रधानमंत्री चाहें। प्रधानमंत्री को अगर किसी व्यक्ति को कैबिनेट में नहीं रखना, मंत्रिपरिषद में नहीं रखना, तो वो उसको हटा सकते हैं, उसका त्यागपत्र ले सकते हैं। तो वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है।
कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में रहेगा या नहीं रहेगा ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर है। प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि ये व्यक्ति मंत्रिपरिषद पर नहीं रहेगा तो वह इसका इस्तीफा भिजवा सकते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहने का अर्थ केवल यह है कि व्यक्ति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजेगा अगर कोई मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में शामिल है। मुझे लगता है स्पष्ट हुए होंगे। ये दोनों अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। दूसरा जो अनुच्छेद 75 है वो ये कहता है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री बनाए जाएंगे और सभी के सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। दूसरा मेरा आप लोगों से ये कहना है, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि एक रिदम में, एक धारा मतलब के प्रवाह में हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान की। हम लोग चर्चा के अंत में 10 मिनट का समय रखेंगे जिसमें आप लोग प्रश्न पूछें। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग बीच में प्रश्न पूछेंगे तो हमारा जो फ्लो है चर्चा करने का, ये फ्लो बाधित होता है। तो एक बार हम लोग पूरे अनुच्छेद के अनुसार चर्चा कर लेते हैं और चर्चा के बाद फिर हम अंत में प्रश्न लेंगे ताकि उनका समाधान हो सके मेरे माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, और सभी लोग उसको समझ सकें। तो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग अपने प्रश्न जो है अंतिम जो 10 मिनट का हमारा सेशन होगा उसमें रखें तो ज़्यादा हितकर होगा सभी लोगों के लिए। तो अनुच्छेद 14 क्या है? बेसिकली मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद का गठन, और 75 प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 74 और 75, 74 और 75 का संबंध किससे है? मंत्रिपरिषद से। अब यहाँ पर आप एक नई चीज़ देखेंगे। एक नई चीज़ क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 76 आएगा, आर्टिकल 76, और अनुच्छेद 76 में एक नया आदमी निकल के आ जाएगा अचानक से। लेकिन वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। एक अलग से एक व्यक्ति आएगा आर्टिकल 76 में, बहुत महत्वपूर्ण है। वो बेसिकली मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, आर्टिकल 76। और आर्टिकल 76 में एक पद है जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक तरीके से ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है, यानी भारत का महान्यायवादी। संविधान का अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर उल्लेख मिलता है अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। तो जो भारत का महान्यायवादी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, भारत सरकार का अगर कोई विवाद है, किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किसी के साथ, तो वहाँ पर भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? भारत का महान्यायवादी। साथ ही साथ भारत सरकार को अगर कोई विधिक सलाह देनी है तो भारत सरकार को कोई विधिक सलाह देने का कार्य कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी। इसके अलावा सुप्रीम कौन व्यक्ति बन सकता है उसके बारे में प्रावधान है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। यानी महान्यायवादी बनने के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता क्या है। उसकी योग्यता हम लोग चर्चा करेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में जो संसद के बाद अगला जो सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लें। अभी यहाँ पर केवल इतना लिख लें कि भारत का महान्यायवादी केवल वो व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। उसके अलावा जो भारत का न्यायवादी है वो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो आपको महत्व समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट अधिकारी है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो सांसद नहीं है लेकिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
और क्या कर सकता है ये दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है और उस बैठक में जब राष्ट्रपति आते हैं तो उस बैठक में भी ये भाग ले सकता है, इसको अधिकार है। दूसरा, जो महान्यायवादी है, उस महान्यायवादी को जो भारत के जो सांसद होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उसकी तरह उन सभी को उसकी तरह महान्यायवादी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं इनको कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज। तो वो जो सारे प्रिविलेज हैं वो महान्यायवादी को भी मिले होते हैं। तो कभी अगर आपसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह में अगर ये पूछा जाता है कि भारत की सरकार में ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसको सांसदों की तरह विशेषाधिकार होते हैं और जो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, तो उसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर संसद में मतदान होता है तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल वोट नहीं डाल सकता। भारत का महान्यायवादी कभी भी संसद में अगर कोई मतदान होता है किसी मुद्दे पर, किसी कानून के ऊपर अगर बहस होती है और उसमें मतदान होता है तो बहस में तो हिस्सा ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। यानी उसको जो अधिकार है उनकी एक सीमा है। वर्तमान में आपने सुना होगा मुकुल रोहतगी, आप अक्सर टीवी में सुनते होंगे मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल है अभी वर्तमान में। आप लोग टीवी न्यूज़ वगैरह पर देखते रहते होंगे, कई सारे जब केसेस पेचीदा केसेस होते हैं भारत का पक्ष वही रखते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमेशा भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की बात करी। अब हम आते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला थोड़ा सा इसमें अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेसिकली भाग 5 में चल रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ राष्ट्रपति से जब शुरुआत की है तो राष्ट्रपति से आगे तक हम भाग 5 की चर्चा करेंगे। जब तक भाग 5 नहीं खत्म हो जाएगा तब तक मैं आपको उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं। जब खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाग 5 अब यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो महान्यायवादी हमने अनुच्छेद 76 में देखा, आर्टिकल 76 में। तो अब अगर आपके सामने कभी ये सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सरकारी कार्यों का संचालन। सरकार के कार्य कैसे चलते हैं उसके संबंध में 2 छोटे छोटे से अनुच्छेद हैं। 2 छोटे से अनुच्छेद क्या है, एक है आर्टिकल 77 और एक है आर्टिकल 78। आर्टिकल 77 ये कहता है कि जितनी भी कार्यवाही है वो सारी की सारी कार्यवाही किसके नाम से होगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पर ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 77 में कि भारत की सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति के। तो आपसे कभी भी ये पूछा जाता है, देखिए कभी आपने देखा होगा कि कोई गजट नोटिफिकेशन आता है या कभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है, कभी जैसे हमारे जैसे जो अधिकारी हैं इनकी भी जब नियुक्ति होती है, हमारे जब ट्रांसफ़र ऑर्डर आते होंगे, कभी कभार लोग डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आते हैं उस पर लिखा होता है द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज्ड। भारत के राष्ट्रपति इस बात से प्रसन्न है कि आपको अमुक पद पर नियुक्त किया जाता है। तो भारत सरकार के जितने कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। संविधान का अनुच्छेद 77 यही बताता है कि भारत के सारे कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 78। तेज प्रकाश जी से मैंने कहा कि आप लोग सवाल थोड़ा बाद में पूछिए प्लीज़। आपने कहा इंटरनेशनल कोर्ट में, ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोर्ट में भारत सरकार का अगर कहीं भी पक्ष रखना है, चाहे वो भारत के कोर्ट हो, चाहे कोई हाई कोर्ट हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई इंटरनेशनल कोर्ट हो, भारत सरकार का अगर कहीं भी पक्ष रखना है तो भारत सरकार का पक्ष भारत का महान्यायवादी ही रखता है, बिल्कुल स्पष्ट। यानी भारत सरकार अगर कहीं पर भी पार्टी है तो उसका पक्ष भारत का अटॉर्नी जनरल रखेगा, स्पष्ट। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 78। जैसा कहा कि सरकारी कार्य कैसे होंगे, तो पहली बात आर्टिकल 77 ये कहता है कि सारे के सारे सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के जितने भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सारे कार्यों की जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। संविधान का अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 में यह प्रावधान है कि जो सारे के सारे जो कार्य हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा
वो प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराने चाहिए। यानी भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद ने यदि कोई निर्णय लिया है, कुछ भी कार्य किया है, तो वो सारे के सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति को अवगत कराने चाहिए। वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये दो छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 77 और 78। तो मुझे लगता है ये प्रावधान आपको स्पष्ट हुए होंगे और बहुत जटिल नहीं है, बड़े आसान से प्रोविज़न है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। एक तरीके से आर्टिकल 78 का मतलब है सरकार के कार्यों की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कर्तव्य, कि अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कोई कार्य करते हैं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो उसकी जानकारी दें। किसको दें? वो जानकारी देनी है उनको प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। अब अगर यहाँ तक कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं संसद, पार्लियामेंट। अभी तक जो हमने चर्चा की है वो पार्लियामेंट से जुड़े कुछ विषय थे, उनकी चर्चा की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आगे जो है, अगर कोई सवाल है, कोई चर्चा है, तो आप लोग वो पूछिए और फिर हम लोग पार्लियामेंट आरंभ करेंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा, वो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्लियामेंट का होगा। तो अभी यदि अब कोई सवाल आपके मन में है, जैसे तेज प्रकाश लोधी जी ने पूछा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहीं भी भारत को कौन प्रेजेंट करता है, तो उसका आंसर है कि भारत सरकार का अगर कोई मामला है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत के महान्यायवादी ही भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। क्लियर? और अगर कोई सवाल आपका रहता है तो वो आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर है आपका, 1 मिनट हम लोग ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सैलरी मिलती है, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। जो एजीआई को सैलरी मिलती है वो भारत की जो संचित निधि होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, उससे सैलरी दी जाती है। और इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो संसद में ये सारी चीज़ें आएंगी कि भारत की संचित निधि क्या है, भारत की आकस्मिक निधि क्या है, ये सारी चर्चाएं आगे आएंगी। नियम क्या है, भारत सरकार के संचालन के लिए विधेयक किस तरीके से पास किए जाते हैं, ये सारी चर्चाएं आपके सामने हम लोग करेंगे। तो हम लोग शुरू करें पार्लियामेंट। आप लोग रेडी हैं? संसद के लिए बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है ना, संसद घूमने का, संसद के बारे में जानने का, ये संसद क्या है, ये सारी काफ़ी लोगों के अंदर जिज्ञासाएं रहती हैं संसद के बारे में। तो अब हम लोग आरंभ करते हैं। भारत के कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था और जिसके माध्यम से हमारे देश का संचालन होता है, जिसको हम लोग संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम संसद और पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 79। अभी हमने आर्टिकल 78 की बात की थी और आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सारे कार्यों की जानकारी भारत के राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 79 से शुरू होती है भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट। संसद में जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनुच्छेद वाइज चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदनों की अपनी संरचनाएं होती हैं। दोनों सदनों में जो सदस्य चुन के जाते हैं, एक को लोकसभा के सदस्य कहते हैं, एक को राज्यसभा के सदस्य कहते हैं। उनकी योग्यताएं क्या हैं, वो चुनाव कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। तो 78 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन। तो भारत का जो संघ है, उस संघ के लिए एक क्या होगी? संसद। अब ये संसद किसको बोलते हैं? अब तो हमने काफ़ी लोगों को बता दिया है, लोग समझ भी गए हैं कि संसद क्या है। पहले लोगों को लगता था कि जो दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है वो संसद है, वो तो एक स्थान है। बेसिकली संसद हम कहते हैं जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन और भारत का राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है संसद।
और भारत में कोई भी कानून जब बनता है संघ के द्वारा, तो वह कानून लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो कानून बनता है। तो जो संसद है, संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना। तो कानून पूरा कब बनेगा? जब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित हो जाएगा और भारत के राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद किसे कहते हैं, तो संसद का बहुत सीधा सा उदाहरण है, बहुत सीधी सी परिभाषा है संविधान के अनुच्छेद 79 और उसमें लिखा है कि दोनों सदनों को और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद कहा जाता है। तो कभी आप लोग गुमराह मत होना कि संसद कोई बिल्डिंग का नाम है या लोकसभा को संसद बोलते, नहीं, दोनों सदन और प्लस राष्ट्रपति, अगर इनको तीनों को मिला दे तब उसे हम क्या बोलते हैं? संसद। तो मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा आप लोगों को संसद के बारे में। और ये जो सवाल है, कई बार क्या होता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जानकारी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। जैसे सवाल आ गया, मान लीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का या पुलिस का आप एग्ज़ाम देने गया कोई बच्चा, और वहाँ सवाल आ गया कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, आपके ऑप्शन है लोकसभा और मंत्रिपरिषद, आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बार लोग जवाब गलत दे देते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए आमतौर पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे शब्द जो हम सभी ने सुने होते हैं, जैसे सभी को मालूम है संसद, पार्लियामेंट, लेकिन संसद की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उनको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग है वही संसद है, तो कई बार लोग सही उत्तर नहीं दे पाते। तो हमेशा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सारी की सारी जो सिंपल चीज़ें हैं उसकी तकनीकी परिभाषा अवश्य जानें, ताकि उसके माध्यम से हम करेक्ट आंसर दे पाएँ। अब जैसा मैंने कहा कि संसद किसे बोलेंगे, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद बनती है, अनुच्छेद 79 के अनुसार। तो राष्ट्रपति की चर्चा मुझे लगता है हम लोग कर चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और अगर जिनको उसको दोबारा देखना है तो आप लोग पुराने जो सेशन हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो हमने 2 या 3 सेशन लिए थे, उसमें आप देख सकते हैं वो चर्चा कि राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है। तो राष्ट्रपति की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हम विषय लेते हैं वो क्या लेते हैं कि संसद के दोनों सदन क्या हैं। तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक का नाम है राज्यसभा जिसको बोलते हैं उच्च सदन या अपर हाउस, और दूसरे का नाम है लोकसभा या लोअर हाउस। जो भारत में उच्च सदन की परिकल्पना है अपर हाउस की, वो बेसिकली इंग्लैंड से ली गई है। भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में भी 2 हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको वहाँ पे उच्च सदन बोलते हैं, और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के आधार पर ब्रिटेन में 2 संसदीय प्रणाली है, 2 जो सदन है उसकी प्रणाली है, 2 सदनीय प्रणाली है। इसी प्रकार से भारत में के व्यवस्था में भी संविधान निर्माताओं ने 2 तरह की प्रणाली को अपनाया, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा और जो निम्न सदन है उसका नाम है लोकसभा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों क्या होती है, इनकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है भारत की एक संसद होगी जिसमें ये लोग शामिल होंगे, और अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है। जो राज्यसभा है जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, उसकी संरचना क्या होती है। तो आपको पीछे बैकग्राउंड में मैं लेके जाता हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से एक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में 1919 में। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स आए थे, कानून आए थे 1919 में। उसमें अपर हाउस का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि भारत में अगर आगे व्यवस्था बनानी है तो हम लोगों को यहाँ भी द्विसदनीय प्रणाली अपनानी होगी, जिसमें हमें अपर हाउस बनाना होगा। तो इसकी बैकग्राउंड में है ये वाली चीज़ें। अब इसके बाद जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंतर्गत 2 तरह से सदस्य आते हैं।
238 जो मेंबर हैं वो आते हैं आपके कहाँ से, जो चुन करके 238 मेंबर आएंगे चुन करके राज्यों से या संघ शासित क्षेत्रों से 238। और जो 12 लोग होंगे वो 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उनको नामित किया जाएगा, वो चुनाव के द्वारा नहीं आएंगे। और जो ये 12 लोग होंगे, ये 12 लोग कौन होंगे, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से 12 लोगों को चुना जाएगा, नामित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 250। अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। और उन 250 में से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुन के आएंगे और 12 सदस्यों का नामांकन यानी उनको नामित किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो रंजन गोगोई थे, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनको 1 महीना पहले ही राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया है भारत के राष्ट्रपति ने। ताज़ा उदाहरण है। तो वो किस फील्ड से आए थे, जैसे मैंने कहा 4 ही फील्ड हैं कि आप कला के क्षेत्र से हों, आप साहित्य के क्षेत्र से हों, आप विज्ञान के क्षेत्र से हों या आप समाज सेवा के क्षेत्र से हों। तो जो लोग पब्लिक सर्विस में काम करते हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं और वो लोग, उन लोगों में से राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कला के क्षेत्र में जैसे हीरोइन रेखा, उनको बना दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में सचिन को बना दिया, कभी आपने देखा होगा लता मंगेशकर को बना दिया राज्यसभा का सदस्य। तो जो लोग कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। उसके बाद जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो 238 मेंबर हैं, वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यवार उनका चुनाव होता है। और जो प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, उसके माध्यम से वो चुनाव होता है। उस प्रणाली की हम चर्चा कर चुके हैं। उसका मतलब यही है कि कई लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक हैं वो सबको वोट देंगे, इसको प्रीफरेंस 1, इसको प्रीफरेंस 2, इसको प्रीफरेंस 3। यानी जो वोटिंग होगी वो किसके माध्यम से होगी, वरीयता क्रम के माध्यम से होगी। वरीयता में वोट दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो प्रणाली की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को वो स्पष्ट होगी। उसके बाद राज्यसभा के जो 238 मेंबर हैं उसमें विधानसभा के मेंबर वोट डालते हैं, जो विधायक होते हैं, और वो आगे चुन करके आते हैं। अपने राज्य की जो विधानसभा की संख्या होती है उसके आधार पर जो तेज प्रकाश लोधी ने कहा है कि लॉ प्रोफेशन, लॉ ने जो ब्यूरोक्रेसी में, जो सिविल सेवा में जो काम करते हैं, जुडिशियल वगैरह, ये सोशल सर्विस भी बोलते हैं इसको हम लोग, उसके फील्ड से लोग आते हैं। उसके बाद राज्यसभा के बारे में एक और बात, राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब आप जानते हैं, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। जैसे लोकसभा 5 साल बाद विघटन हो जाता है, उस प्रकार से कभी राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा स्थायी है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर उसके हट जाते हैं और 1/3 मेंबर उसके नए आ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का जो MP होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी सबकी चर्चा आगे आएगी, क्योंकि यह संदर्भ आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि राज्यसभा भंग हो गई है और आगे चुनाव होंगे तो राज्यसभा बनेगी। हमेशा लोकसभा भंग कर दी जाती है, लोकसभा का विघटन होता है और नए चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद नई सरकार बनती है। आपने राज्यसभा के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना होगा। यानी राज्यसभा अपने आप में क्या है, एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं हो सकता। उसके जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, वो मेंबर हर 2 साल में 1/3 सदस्य उसके हट जाते हैं और फिर 1/3 नए आ जाते हैं। इस तरीके से वो रोटेशन क्रम में चलता रहता है और एक मेंबर एक बार आने के बाद 6 साल तक रहता है राज्यसभा में। तो मुझे लगता है ये प्रावधान आपका स्पष्ट हुआ होगा।
कई सारे लोगों को समस्या हो रही है इंटरनेट की। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों के साथ इंटरनेट की समस्या है वो सभी लोग इसको बाद में देख लें। अगर उनको अभी दिक्कत हो रही है, मैं इसको शेयर कर दूंगा आईडी पर, तो आपको बाद में भी ये देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा सेशन। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 81 जो लोकसभा के बारे में है। 80 जो है आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा की संरचना। क्योंकि हम पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 79 में, और पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। राष्ट्रपति की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हम एक एक करके राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा करेंगे। हमेशा राज्यसभा की चर्चा पहले होगी, क्योंकि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, अपर हाउस है। तो पहले ऊपर वाले की चर्चा होती है, उसके बाद नीचे वाले की चर्चा होती है। तो कहीं भी संदर्भ आएगा भारत के संविधान में, सबसे पहले राज्यसभा की चर्चा होगी, उसके बाद लोकसभा की चर्चा होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना क्या होती है, जो मैंने आपको बताया 238 + 12। उसके बाद आता है लोकसभा। तो लोकसभा की संरचना में 530 जो सदस्य होते हैं, 530, ये आते हैं चुन करके प्रदेशों के माध्यम से। जो भारत में अलग अलग प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से चुन करके वो आते हैं। कौन? 530 सदस्य, 530 जो एमपी हैं लोकसभा के, वो आते हैं आपके राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब क्या है भारत में राज्य हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं। इन राज्यों से 530 लोग चुन करके आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा के सदस्य। आप अगर चाहें तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि आपके क्षेत्र का लोकसभा का सदस्य कौन है, यानी आपका स्थानीय सांसद कौन है, जिसके लिए प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष वोटिंग हम लोग करते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, और वह चुन के आते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि 530 लोग हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, और जो 20 लोग हैं, 20 लोग चुन के आते हैं यूनियन टेरिटरीज, जिनको हम बोलते हैं संघ शासित क्षेत्र, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर के कहा जाता है आपका संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होता है यूनियन टेरिटरी, यानी संघ का क्षेत्र। तो वहाँ से 20 लोग चुन के आते हैं। तो कुल जो मिलाकर के लोग चुन के आते हैं वो हैं आपके राज्यों से, सारे राज्यों से मिलके 530, और 20 लोग चुन के आते हैं आपके संघ शासित क्षेत्रों से, जिनकी मैंने अभी चर्चा की। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से 80 लोग लोकसभा के सदस्य बनते हैं, 80 लोग बनते हैं लोकसभा के सदस्य। ऐसे ही हर राज्य से अलग अलग संख्या होती है, और वो लोग चुन के पहुँचते हैं, जिनकी मैक्सिमम जिनका नंबर होता है वो है 530। और 20 जो लोग हैं, 20 लोग चुन करके आते हैं संघ शासित प्रदेशों से। तो ये 550 मैक्सिमम नंबर हो सकता है संविधान के अनुसार। अभी जो संख्या है, अभी की वर्तमान संख्या के अनुसार कुल 545 लोग लोकसभा के सदस्य बनते हैं। अभी जो वर्तमान सिस्टम है, वर्तमान व्यवस्था में अभी 545 लोग लोकसभा के सदस्य बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब चुनाव होता है और जब मतगणना शुरू होती है, तो टीवी न्यूज़ पर आप देखेंगे बहुमत के लिए 273 चाहिए, 273 चाहिए, 273 चाहिए, 273 चाहिए। वो 273 क्यों चाहिए? क्योंकि 273 इसलिए बहुमत के लिए चाहिए कि आपके 545 लोग लोकसभा के लिए चुन करके आते हैं, और 545 का आधा होता है 272.5। तो 0.5 तो कोई होगा नहीं, एक आधा तो कोई सांसद हो नहीं सकता। इसलिए बहुमत के लिए 273 का आंकड़ा होता है, जिसको बोलते हैं जादुई आंकड़ा। अब आप लोगों को टीवी न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल रही होगी ना, टीवी पे जो इलेक्शन की जब काउंटिंग होती है तो ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ये जो लोग हैं ये चुन करके आते हैं, और इसके माध्यम से फिर सरकार का गठन होता है।
एक और प्रावधान है 530 और 20, 550 हो गए। 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में, जिनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व संसद में नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इस समुदाय से 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो एक प्रकार से लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में यह संख्या 545 है। संविधान जो अधिकतम संख्या देता है वो है 552। 530 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के, तो 552 हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो सदस्य संख्या है वो 545 है, 545। ये मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन बेसिकली वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर इंग्लैंड के, जब इंग्लैंड के लोग भारत में रहते थे तो इंग्लैंड के बहुत सारे लोग तो चले गए, जब भारत आज़ाद हुआ बहुत सारे लोग भारत में ही रह गए, अंग्रेज लोग। तो ऐसे अंग्रेज लोग जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, यानी ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, उनके जो बच्चे हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ये लोग कई सारी परंपराओं में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की कल्चर को फॉलो करते हैं, इस तरह के लोग होते हैं ये आमतौर पे। लेकिन धीरे धीरे अब ये भारतीय पद्धति में मिलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा समुदाय जिनके पितृपक्ष की तरफ से जिनके लोग इंग्लैंड के रहे हों और मातृपक्ष की तरफ से भारतीय रहे हों, एंग्लो इंडियन, यानी एक एंग्लो रहा हो और एक इंडियन रहा हो, पुरुष एंग्लो रहा हो और स्त्री भारतीय रही हो, ऐसी संतानों को, ऐसे बच्चों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अगर कभी राष्ट्रपति को ये लगता है कि इनकी संख्या लोकसभा में पर्याप्त नहीं है, यानी इनके लोगों को अवसर नहीं मिल पाया, तो ऐसे 2 लोगों को भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो याद रखना, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, और लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आया है। और आप लोग हमेशा याद रखें कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो 4 फील्ड से हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। और लोकसभा में जो 2 लोग राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो दोनों लोग एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। लेकिन तब जबकि राष्ट्रपति को लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, इनके लोग जीत के नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 82 छोटे छोटे 2 आर्टिकल की चर्चा और हम लोग करेंगे। आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है हर लोकसभा का। जो प्रत्येक जनगणना है उसके बाद लोकसभा की सीटों का समायोजन होगा और एक आयोग बनता है, परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग सारे क्षेत्रों का फिर से जो है परिसीमा करता है, उसकी सीमाएं निर्धारित करता है, उसमें परिवर्तन करता है। तो आपने देखा होगा कई बार आपके पास की जो लोकसभाएं हैं वो रिजर्व हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक लोकसभा समाप्त हो जाती है जनसंख्या की जनगणना के बाद, हर 10 साल में ऐसा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि उसका क्षेत्र बदल दिया। विधानसभाओं के बारे में भी यही होता है। जब हम विधानसभाओं की चर्चा करेंगे तो वहाँ देखेंगे तो लोकसभा में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बना करके वो परिसीमन आयोग उनके क्षेत्रों में और सीमाओं में बदलाव करता है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। उसके बाद दोनों सदनों की अवधि के बारे में एक आर्टिकल हम चर्चा करेंगे, आर्टिकल 83, संविधान का अनुच्छेद 83। संविधान का अनुच्छेद 83 ये कहता है कि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 साल का होगा और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कोई बताएगा? राज्यसभा का कार्यकाल, जैसे मैंने कहा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है? बताइए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए। कुछ समय पहले हमने चर्चा की थी, शायद किसी को ध्यान आ जाए। RBS लोधी जी का कहना है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होगा। और कोई उत्तर? सुनील सिंह का कहना है 6 साल का, लवकेश कुमार का 6 साल का,
आर.के. राजपूत का 6 साल का, हरिमोहन राजपूत का 6 साल का। आप लोगों ने मिस कर दिया। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो स्थायी है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसका कार्यकाल 6 साल का नहीं होता। ये स्थायी सदन है। 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा रहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है। तो आप लोग अपनी जानकारी सही कर लीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता। क्लियर? मैंने इसलिए पूछा, देखो जैसे आप सब लोग 6-6 साल लिख रहे हो ना, यही बेसिकली तैयारी करने वाले बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। जब हम लोगों का फोकस थोड़ा सा हटता है, जैसे ही फोकस हटता है तो हम लोग फिर सही चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। जब हमारा फोकस जब नहीं रहता है तो हम सही चीज़ों को नहीं कर पाते, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को अगर बहुत ध्यान से सुने तो हमें बहुत स्पष्ट चीज़ें पता चल जाती है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता। स्पष्ट? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट करने के बजाय अगर ध्यान से सुने, कमेंट ना करें और इस परिचर्चा को ध्यान से सुने, तो आपको चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जब से राज्यसभा बना है तब से लेकर आज तक राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हुआ है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्पष्ट? लोकसभा है, उसका कार्यकाल है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और प्रत्येक 5 साल के बाद नई लोकसभा बनती है। तो लोकसभा का कार्यकाल फिक्स है 5 साल का। लेकिन अगर कभी देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार में इसे मैक्सिमम एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपातकाल की घोषणा समाप्त हो चुकी है तो उसको 6 महीने से अधिक किसी भी कीमत में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो दोनों सदनों का कार्यकाल स्पष्ट हुआ होगा। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हुआ है वो किस बात का हुआ है? आप सब लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। राज्यसभा सदन है, लोकसभा सदन है। राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य अलग चीज़ है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 साल के लिए बनता है और लोकसभा का जो सदस्य है वो 5 साल के लिए बनता है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं और 1/3 आ जाते हैं। हर 2 साल बाद ये रोटेशन चलता है। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है क्योंकि उसके सदस्य अपने आप 2-2 साल बाद आते रहते हैं। लेकिन लोकसभा के सारे सदस्य केवल 5 वर्ष के लिए होते हैं और यदि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो सारे सदस्य हट जाते हैं और पूरे के पूरे 545 का एक साथ चुनाव होता है। आपने देखा होगा। और अगर लोकसभा का विघटन होगा तो पूरे के पूरे 545 का एक साथ चुनाव होगा। अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव वो अलग विषय है, उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो हमेशा विद्यमान रहता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक बार में अगर कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम। और आपातकाल की घोषणा यदि समाप्त हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको समाप्त करके नई लोकसभा का गठन करना होगा। यानी किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में उसको 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कुल मिलाकर के आज हमने आर्टिकल 74 से आर्टिकल 83 10 अनुच्छेदों की चर्चा की। उसमें हमने मंत्रिपरिषद की चर्चा की, उसमें हमने भारत के महान्यायवादी की चर्चा की, उसमें हमने सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा इसकी चर्चा की, हमने संसद के दोनों सदनों की चर्चा की। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं जल्दी जल्दी, ताकि जो हमने चर्चा की है वो चर्चा आपको फिर से याद बनी रहे। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 74 की हमने चर्चा की थी और उसमें ये कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पसंद नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद ने कोई राय राष्ट्रपति को भेजी है तो वो राष्ट्रपति को माननी होगी। ये है आर्टिकल 74। उसके बाद आर्टिकल 75 उसके बारे में है कि राष्ट्रपति
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये क्या है हमारा मंत्री परिषद। उसके बाद आता है आर्टिकल 76, जिसमें हमने चर्चा की भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति महोदय उसकी नियुक्ति करते हैं। सांसदों की तरह उसको विशेषाधिकार होता है। वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी कभी वोट नहीं डाल सकते। भारत सरकार का पक्ष चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हो, चाहे भारत के संघीय न्यायालय में हो, भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी रखते हैं। वो भारत सरकार के सबसे बड़े विधि सलाहकार होते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि सरकारी कार्य संचालन कैसे होता है। आर्टिकल 77, उसमें ये कहा था कि समस्त जो कार्यपालिका के कार्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसके बाद हमने आर्टिकल 78 की चर्चा की थी और आर्टिकल 78 में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद कोई भी अगर निर्णय लेती है तो उस निर्णय से वो राष्ट्रपति को अवगत कराए। ये था हमारा आर्टिकल 78। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो संसद के बारे में था और आर्टिकल 79 था कि भारत की एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होंगे। फिर हमने आर्टिकल 80 में चर्चा की थी कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 लोग हो सकते हैं मेंबर, उनमें से 238 लोग राज्यों की तरफ से चुन के आते हैं और 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से नॉमिनेट करते हैं। मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं, 250 मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में। उसके बाद हमने चर्चा की थी लोकसभा की। लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर हो सकते हैं। 530 राज्यों के द्वारा चुन के आएंगे, राज्यों से 20 लोग संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे और 2 लोग एंग्लो इंडियन समुदाय के हो सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामित। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी आर्टिकल 81 की, लोकसभा की आर्टिकल 82, संविधान का अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 वो ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद हर लोकसभा क्षेत्र की परिसीमन किया जाएगा, उसकी सीमा, उसके क्षेत्रों में विस्तार या कमी वृद्धि हो सकती है। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 83 संविधान के अनुच्छेद 83 की कि दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल समाप्त होने के बाद इसको 6 महीने से अधिक किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मुझे लगता है ये हमारे आर्टिकल 10 की हमने चर्चा की और कल हम संविधान के अनुच्छेद 84 से आगे बढ़ेंगे। आज के जो प्रावधान है वो संसद की जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो हमारी कार्य संचालन है सरकार के, अटॉर्नी जनरल, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप सवाल पूछिए, क्योंकि बीच बीच में जो आप लोग सवाल कर रहे थे उससे बाकी लोगों का रिदम टूटता है, लोग उससे कंफ्यूज होते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग अब, क्योंकि पूरी चर्चा हमने एक बार कर ली व्याख्या के साथ, फिर उसको रिवाइज कर लिया, अब हमारे पास समय है कि हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस पर चर्चा करें। तो अब मैं सेशन के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। भंवर सिंह नरवणे जी ने कहा कि अभी 545 ही लोकसभा की सीटें हैं। ये संविधान में दिया है कि 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी जो एलोकेशन हुआ है, उत्तर प्रदेश को 80 है, किसी राज्य को 60 है, किसी को 55 है, ये एलोकेशन है। इसमें मैक्सिमम जो नंबर जा सकते हैं वो 552 हैं। तो अभी केवल 545 तक ही ये संख्या है। डॉक्टर नारायण पटेल ने पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वेतन एक समान होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नारायण पटेल जी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के सभी विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते सब समान होते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उस समुदाय के लोग संसद में नहीं पहुंच पाए तो राष्ट्रपति 2 लोगों को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। शिवशंकर राजपूत ने सवाल कहा है कि सर, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आयोग और विभागों में सदस्य बनाए जाते हैं उनका क्या कार्य है। वो जिस विभाग में, जिस आयोग में जाएंगे उस विभाग और आयोग के अनुसार वो कार्य करेंगे। कौन से राज्यसभा के सदस्य? राज्यसभा के सभी सदस्यों का। एक बार यदि आप राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो आपका कार्यकाल 6 साल का होगा।
इसलिए राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल बाद होते हैं। हर 2 साल बाद उसके 1/3 मेंबर हट जाते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, क्योंकि उसके मेंबर ऑटोमेटिक आते रहते हैं। दिनेश राजपूत जी ने कहा कि एंग्लो इंडियन पोस्ट इज कंपल्सरी। एंग्लो इंडियन के बारे में, संविधान के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे 2 लोगों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में यशपाल मैंने बता दिया है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। अगर भारत सरकार को अपना कोई मुकदमा लड़ना है तो वो अटॉर्नी जनरल एक तरीके से भारत सरकार का वकील। भारत का क्या है, कितने मंत्री बन सकते हैं? टोटल जो मंत्री हैं वो टोटल संख्या का 15%। मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा, जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर ही हम लोग सवाल करें। आप लोग कभी बहुत आगे के सवाल पूछने लग जाते हैं, कभी इस विषय से हट करके। वो सारे विषय चर्चा में आएंगे, जितनी सारी चीज़ें हैं हम सब की चर्चा करेंगे। जब हम पूरा संविधान चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा की चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के स्पीकर, संसद के सदस्य, सारे मंत्री, कार्यवाही, बिल कैसे बनता है, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि हम जो चर्चा हम कर रहे हैं उस पर सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा उसको समझना। अगर आप जंप करेंगे, आगे पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने पूछा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 8-10 लोगों ने कमेंट करके 6 साल कर दिया। जब हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा अगर ध्यान इधर से उधर गया तो हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए, जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके दायरे में रह करके ही हम बातें रखें तो ज़्यादा स्पष्टता होगी। एक बार चीज़ें क्लियर होगी तो कभी नहीं भूलेंगे, और एक बार अगर चीज़ें आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं हुई तो आप कई बार पढ़ लेंगे, फिर भी कन्फ्यूजन बना रहेगा। ओम प्रकाश राजपूत जी ने कहा है, क्या संसद भवन में तीनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सदन होता है? जो संसद है, संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा है, और राष्ट्रपति का जो बिल्डिंग है वो अलग है, उसी के सामने है। कृष्ण गोपाल लोधी ने पूछा सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर वाला जो मामला, उसको सार्वजनिक सेवा बोलते हैं, पब्लिक सर्विस। वेतन की चर्चा हम लोग करेंगे। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देवीराम राजपूत जी ने सवाल किया है। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तेज प्रकाश जी ने पूछा एंग्लो इंडियन। मैंने एंग्लो इंडियन की परिभाषा बता दी है कि अगर किसी का पिता इंग्लिश मूल का रहा हो, इंग्लैंड के मूल का रहा हो, और किसी की माता भारतीय मूल की रही हो, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। मंत्रिमंडल यानी जो मंत्री परिषद है, कुल सदस्यों का 15% हो सकता है। ठीक। हाँ, राज्यसभा का जो एमपी होगा वो 6 साल के लिए होगा। शिवशंकर राजपूत ने पूछा है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का क्या होता है? 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा राज्य मंत्री। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है उसके ऊपर कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं होता। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने डिपार्टमेंट का एक तरीके से हेड होता है। वो कहने के लिए राज्य मंत्री है, लेकिन अपने विभाग का वो हेड है, उसके ऊपर कोई दूसरा मंत्री नहीं होता है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप लोगों को जो सवाल है वो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर सवाल पूछें। आप में से कई लोग पता नहीं ऐसी जगह से सवाल पूछ रहे हैं भाई, जिनकी हमने चर्चा नहीं की, वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो, जो चीज़, जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ पर ध्यान नहीं बनाएंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हमें कभी याद नहीं होगी। आप लोग जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर सवाल रखेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा, दूसरे लोगों को स्पष्ट होगा। जो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसके सवाल आप लोग अभी से क्यों पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। राज्यसभा सदस्य के लिए अभी पार्टियां अपने सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा कर सकती है क्या कोई व्यक्ति? राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं, इसलिए कोई आम व्यक्ति उसमें चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, उसको पार्टियां ही खड़ा कर सकती हैं।
महान्यायवादी को कार्यकाल के दौरान सबको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, महान्यायवादी को, लेकिन उसकी वही प्रक्रिया है इम्पीचमेंट वाली, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। विशेष सर जी इसलिए दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, अगला सवाल है कि क्या संयुक्त सदन का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा होता है? 2 बार जो है संयुक्त सदन की बैठक होती है। एक तो जब पहली लोकसभा बनती है उसके संयुक्त सदन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और दूसरा, जब बजट सेशन होता है, बजट सेशन जब आरंभ होता है प्रत्येक वर्ष, तो वहाँ पर संयुक्त जो है उसकी राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। और जब संयुक्त सदन होता है तो उसकी अध्यक्षता करेंगे आपके लोकसभा के स्पीकर। रवि कुमार ने पूछा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट जो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, उसका अंतर यही है कि वो रैंक में ऊपर है। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में ऊपर है और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो अपने डिपार्टमेंट का काम तो इंडिपेंडेंट ही करता है, लेकिन उसकी रैंक कैबिनेट के नीचे होती है। तेज प्रकाश जी ने पूछा है कि अटॉर्नी जनरल, ये मैं चेक करके आपको बताता हूं, कोई भी सदस्य कितनी बार लोकसभा का सदस्य बन सकता है? लोधी प्रमोद जी ने यह सवाल पूछा है। कितनी भी बार, अनलिमिटेड, मतलब आप 10 बार 15 बार, जब तक आपकी ज़िंदगी, आप जीतते रहो भाई। अगर आपकी 25 साल की उम्र है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद जब तक आप जिंदा हो आप जितने बार जीत सकते हो लड़ते रहो। कोई उसमें वो नियम नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप पूरी ज़िंदगी चुनाव लड़ते रहो, अगर आप जीतते रहोगे तो हर बार बनोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी इन राज्यसभा, डॉक्टर हरीश चंद्रा जी ने पूछा है कि राज्यसभा में मैक्सिमम एमपी क्या होते हैं? राज्यसभा में संविधान में प्रावधान है कि 250 लोग मैक्सिमम एमपी होंगे, 250 एमपी, 250, 238 राज्यों से आएंगे और 12 अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा नामित होंगे। प्रधानमंत्री किसके कहने पर बनते हैं? अरे प्रधानमंत्री जो पार्टी लोकसभा में बहुमत लेके आती है उसके नेता को हम लोग राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्रा का सवाल हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन आपका आज के टॉपिक से या पुराने जो टॉपिक्स हमने चर्चा किए वहाँ से अगर कोई सवाल हो तो आप लोग उसको यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग जो चीज़ें चर्चा की हैं उनके बारे में चर्चा करें। अभी आप लोकसभा स्पीकर पर सवाल कर रहे हो, लोकसभा स्पीकर हमको पढ़ना है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें, बजट क्या है वो सब पढ़ना है। मंत्रिमंडल के बारे में जो आप सवाल कर रहे हो कि कितने मंत्री परिषद के मेंबर हो सकते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। अभी तो हम लोग सरकार के गठन पर जाएंगे, सरकार के में कौन कौन मिनिस्टर्स होंगे, सारी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा चलिए, तो आज का सेशन में हमारे क्वेश्चन आंसर भी हुए और आज की कविता तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोगों ने सुनी है। आज हम लोग एक सिंपल कविता करेंगे। नहीं, देखिए, भारत में कैबिनेट जैसा जो शब्द है ना, कैबिनेट का आमतौर पर प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 352 में एक बार किया गया, आर्टिकल 352 में। बाकी भारत में कहीं कैबिनेट का प्रयोग नहीं मिला। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का। तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं व्यवहारिक रूप से ये होता है कि कभी कुछ खास मंत्रियों को बुलाना है, मिनिस्टर्स को, तो उसमें वो लोग जाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी लोग जाते हैं। तो आमतौर पर मीटिंग जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो कविता शुरू करें। मुझे लगता है सेशन पूरा हो गया, सेशन की सारे क्वेश्चन आंसर भी लगभग हो ही गए। और कोई यदि आपका क्वेश्चन रहता भी है तो उसको हम कमेंट के माध्यम से हम लोग उसका उत्तर मैं दे दूंगा। ये 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, वो इस बात पर हैं कि अगर सरकार को ये, राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन एक्चुअली क्या था, जो इंग्लैंड के जो पुरुष थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, उनके जो बच्चे हुए उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है।
तो अगर किसी वजह से उनके लोगों को अवसर नहीं मिल पाया लोकसभा में, तो उनके 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देते हैं। ये व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। और आपको पता होगा कि संविधान कब बना था? संविधान बना था 1949 में। तो ये 1949 का प्रोविज़न है। अभी भी 1-2 लोग आते रहते हैं, जैसे मुझे लगता है, मेरे ख्याल से डेरेक ओ ब्रायन शायद तृणमूल पार्टी के हैं, टीएमसी के, शायद उनके बारे में मुझे शायद पढ़ना पड़ेगा। वो संभवतः एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। आप लोग नेट पर चेक कर लेना, डेरेक ओ ब्रायन, आपको मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है उनको इसी वजह से हो। एक जो है अनुच्छेद 77 के बारे में किसी ने पूछा है, आर्टिकल 77 यही है कि समस्त कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। तो चलिए, डॉक्टर हरिश्चंद्रा का कहना है प्लीज़ ऑल सेशन ऑन योर अकाउंट में लगभग सारे सेशन हैं। और मैं लक्ष्य के स्वयंसेवकों से कहूँगा कि वो इन सेशनों को चाहें तो अलग अलग पोर्टल पर डाल सकते हैं, ताकि लोगों के इसके बारे में बाकी लोग इनको देख पाएँ, इनको सुन पाएँ और उनको इससे ज्ञान मिल पाए। तो आज की कविता है बहुत प्रसिद्ध, और हम लोग कविता आरंभ करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने सुनी हुई है, बस क्योंकि कभी कभी हम लोगों को सुनी हुई कविताएं भी पढ़ लेनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट होते रहें। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। आप सभी लोगों ने सुनी होगी, बहुत इंस्पिरेशनल है, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी कविता है। उस कविता को हम लोग आज पेज हरिमोहन राजपूत जी पेज मैंने बना लिया है। मैं अभी जो सारी चीज़ें हैं वो शिफ्ट करने वाला हूँ फेसबुक पेज पर। आप सभी लोगों को मैं फेसबुक पेज पर इनवाइट करके ऐड कर लूँगा, वहाँ अधिक संख्या में लोग आ जाएंगे। फिर हम पेज के माध्यम से सारा डिस्कशन, सारी परिचर्चा करेंगे। तो जल्दी ही हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। पेज वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, बस लोगों को उसमें ऐड करना है। कुछ लोगों को मैंने ऐड कर लिया है और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पेज पर, ताकि वो चीज़ें अधिक लोगों तक पहुँच पाएँ। चलिए, तो लोग जुड़ते रहेंगे और समय निकाल करके। देखिए, इसमें क्या है कि गांव के जो काफ़ी सारे लोग हैं, इस समय गांव में गेहूं की कटाई का सीज़न चल रहा है इस समय। तो सुबह लोग जाते हैं, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, और वो 11, 11:30, 12 बजे तक गेहूं काटते हैं। हमारे जो लक्ष्य के बहुत सारे स्वयंसेवक हैं वो गाँव में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं बच्चे पढ़ने वाले जो सेशन इसी वजह से नहीं देख पा रहे कि उनको काम करने हो रहे होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन पोर्टल पर पढ़े रहे, ताकि लोग इनको बाद में देख लें। क्योंकि समय मेरा मॉर्निंग में समय तय करने के पीछे एक मकसद ये था कि हम लोग अंधविश्वास, पाखंड और फालतू चीज़ें देखने के बजाय सुबह अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से, अच्छी बातों से करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए सुबह शाम हम लोग प्रयास करते हैं कि फालतू की चीज़ें। अच्छा, दूसरा टीवी की जो बहस है, आपने देखा टीवी पे इतनी इररिलेवेंट बहस होती है। अगर टीवी के हिसाब से आप चलोगे ना, तो देश में सिर्फ आप ये समझो वैमनस्यता, बुराई, अंधकार ही आपको दिखाई देगा। टीवी न्यूज़ इतना नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। तो हम सब लोगों को टीवी न्यूज़ इत्यादि से बचने के लिए कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक चीज़ें अपने आप से करनी होगी, जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खुद से पढ़ें। हम लोग ज्ञान की बातें, किताबों की बातें खुद से करें, क्योंकि वो हम लोगों को उलझाती है। मैं साहित्य पर इसलिए आप सभी लोगों को जोर देता हूँ, ताकि साहित्य हम लोगों को ठहराव देता है, शांति देता है। अगर हम टीवी न्यूज़ और डिबेट देखें तो मन एकदम पागल सा हो जाता है कि यार क्या चल रहा है। उससे विकृति पैदा होती है, हमारे मन में द्वेष पैदा होते हैं। उसके बजाय हम थोड़ा साहित्य पढ़ लें। डॉक्टर नारायण पटेल जी ने कहा है कि कटनी में लक्ष्य की टीम तैयार करनी है। डॉक्टर नारायण पटेल जी पूरे भारत में लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं, और हम लोग, लक्ष्य जो है कोई संगठन के रूप में कार्य नहीं करता, लक्ष्य बेसिकली स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता है। हमारा काम है लक्ष्य का समाज की सेवा करना, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार दिलवाने के क्षेत्र में, गाइडेंस देने के क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है। जैसे अभी कोई एक संकट आया कोरोना का, तो हमारे लक्ष्य के तमाम हज़ारों स्वयंसेवकों ने खाने की व्यवस्थाएं, लोगों को फ़ोन के माध्यम से सहयोग पहुंचाना, तमाम चीज़ें लक्ष्य के लोगों ने की। तो हम लोग बेसिकली लक्ष्य को एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में काम करिए, किसी संगठन में काम करिए, कहीं भी आप काम करिए, कहीं नौकरी करिए, कोई बिजनेस करिए, लेकिन लक्ष्य के स्वयंसेवक बनके, जैसे आरएसएस में लोग होते हैं, आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में, वो कहीं भी आके अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा ये मानना है कि लक्ष्य के स्वयंसेवक आवश्यकता पड़ने पर देश में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा में सहयोग हो, किसी विपत्ति का समय हो, हम लोग सब लोगों का सहयोग करते रहें।
तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है। और एक चीज़ का हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग कम से कम लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर, लक्ष्य में कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग लक्ष्य से करीब 4 साल से सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग करीब सोशल सर्विस और एजुकेशन का काम पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। कोई भी पूरे भारत में हम लोगों से ये नहीं कह सकता कि हमने कोई पॉलिटिक्स का काम किया हो या कभी गुटबाजी की हो, कभी आज तक हम लोगों ने नहीं किया। और ये हमारा सिद्धांत है कि हम समाज में कभी राजनीति नहीं करते और समाज में कभी हम विभाजन नहीं करते। हमारा काम है जिन लोगों को हमारी विचारधारा, हमारे कार्य अच्छे लगते हैं वो हमें सहयोग करें, जिनको हमारे कार्यों के बजाय किसी और के कार्य अच्छे लगते हैं वो वहाँ पे काम करें। हमारा काम ये है कि हम तन मन धन से जो सहयोग इस समाज के लिए कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो लोगों को आर्थिक मदद देने का कार्य हो, चाहे लोगों के लिए गाइडेंस का काम हो, ये हमारा आदर्श रहा है। यही हम सारी चीज़ें करते हैं। और व्यवहारिक रूप से 4-5 सालों में जिन लोगों ने स्टडी किया होगा, जिन्होंने देखा होगा, हम लोगों की कार्यशैली बिल्कुल स्पष्ट रहती है। कभी भी हम लोग एक चीज़ से हम लोग हमेशा हाथ जोड़ते हैं, हम सभी राजनेताओं का सम्मान करते हैं, सभी पॉलिटिकल लोगों का जो हमारे समाज के हैं, लेकिन हम कभी लक्ष्य में पॉलिटिक्स को एंट्री नहीं देते। कई बार लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं इस बात पे। सम्मान हम सबका करते हैं, कभी आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम में बुलाते भी हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग पॉलिटिक्स के लिए कभी नहीं होने देते और ना ही हमारे प्लेटफॉर्म से कोई पॉलिटिक्स करता है। आप अगर पूरे भारत में देखेंगे तो लक्ष्य के मंच से कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करता है। खैर, ये बात की बातें हैं। अब हम लोग कविता की तरफ आते हैं और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों ने ये सुनी हुई है, आज फिर से सुन लीजिए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा है कि चींटी जो है, चींटी एक ऐसा जीव है जो अपना जो उसका खुद का वजन है उससे आई थिंक कई गुना ज़्यादा वजन उठा ले जाती है चींटी, और वो दीवार पर चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है और अंत में वो चढ़ जाती है। तो चींटी के माध्यम से कवि ने कहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद अगला जो प्रसंग है कवि ने वो दिया है, जो गोताखोर समुद्र में जाकर के मोती ढूंढते हैं, जो समुद्र से जाके मोती निकालते हैं। कई बार जाता है गोताखोर समुद्र के अंदर, हर बार उसको मोती नहीं मिलते, कई बार वो खाली हाथ आता है। तो उस पर कवि ने लिखा है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब समुद्र। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। यानी जो गोताखोर है उसको पता है कि इतनी आसानी से मोती नहीं मिलेंगे। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम बंद है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कई बार आपने देखा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे पहले अटेम्प्ट में आईएएस में फेल हो जाते हैं,
दूसरे में फेल हो जाते हैं, तीसरे में फेल हो जाते हैं। कई बार जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य में आप फेल हो जाते हैं। लेकिन प्रेरणा ये है कि जितने बार आप फेल होते हैं फिर से आप प्रयास करें। जब जब आप असफल हो फिर उसके लिए प्रयास करें। असफलता का मतलब ये नहीं है कि समाप्त हो गए। असफलता का मतलब है कि कहीं छोटी सी कमी है, उसको सुधारिए, फिर से प्रयास करिए। तो उस पर लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। भंवर सिंह नरवरिया जी ने कहा है कि ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं बल्कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। जिसकी भी हो, अपना काम है कविता से सीखना, उससे प्रेरणा लेना, उससे प्रकृति को जानना, उससे अपने अंदर उत्साह को भरना, उससे कोई मैसेज ग्रहण करना। और आप सभी लोगों को भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग भी थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें साहित्य वगैरह को पढ़ने का। देखो टीवी न्यूज़ कम से कम शाम के समय तो आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। शाम के समय टीवी में जो प्राइम टाइम में डिबेट आते हैं वो बड़े भयानक हैं। वो अच्छे अच्छे आदमी के ब्रेन को वॉश कर देते हैं, लोगों के अंदर ऐसी ऐसी विकृतियाँ पैदा कर देते हैं। आप लोग देखिए कभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। तो हमारा भी अपना एक प्रोटोकॉल है कि हम बहुत कुछ अगर नहीं कह सकते, हमारी अपनी एक सीमाएं भी हैं। लेकिन कभी अगर बंद कमरे में आप मेरे से चर्चा करेंगे तो मैं आपको ये सारी हकीकत बताऊंगा कि कितना बड़ा खतरा, कितना बड़ा नुकसान है। और सहसा लोग विश्वास नहीं करते हैं चीज़ों पर। गलत चीज़ों के अंदर क्या होता है, गलत चीज़ों में आकर्षण होता है। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। आप कभी भी देखना, व्यक्ति ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना बहुत आसानी से सीख जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अध्यात्म को अपनाओ, आप रोज़ाना ध्यान करो, आप रोज़ाना योगा करो, आप जो है अध्यात्म के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करो, तो बहुत मुश्किल है। व्यक्ति के प्रवृत्ति में होता है, उसको बुरी चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, वो जल्दी सीखता है। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो कठिन चीज़ें होती हैं, वो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माइंड पर नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कि नेगेटिव चीज़ों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। हमारा माइंड उनको बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करता है। इसलिए उसका एक सबसे बढ़िया इलाज ये है कि हम सब लोग ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन नेगेटिव चीज़ों को कम से कम देखें। देखिए, पाखंड, अंधविश्वास अलग चीज़ है, धर्म एक अलग मुद्दा है और अध्यात्म एक अलग मुद्दा है। मैं कभी किसी को, व्यक्ति को धर्म से और अध्यात्म से अलग होने के लिए नहीं बोलता। धर्म का मतलब है कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करना, कोई व्यक्ति करे वो करना ही चाहिए। अध्यात्म का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा को, अपनी सारी आंतरिक जो हमारी शक्तियाँ हैं, उन आंतरिक शक्तियों को केंद्रित होकर के परम सत्ता के बारे में, ज्ञान के बारे में मंथन करना। तो यह सारे कार्य करने चाहिए। चलिए, तो आज की इस कविता को प्लीज़ ऐड बंटी वर्मा, पद्मेश जी बंटी वर्मा को बोलिए कि मुझे दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। मुझे बंटी वर्मा का मिला नहीं है, आप प्लीज़ उनसे कहिए दोबारा मुझे भेज दें, एक मैसेज कर दें तो मैं उन्हें ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है आज का सेशन भी हमारा 1.5 घंटे का लगभग हो गया। 8:15 बजे हमने आरंभ किया था। और देखिए, मैं पहले टीचर था, मैं पहले शिक्षक रहा हूँ 5 साल तक प्राथमिक शिक्षा विभाग में। तो मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत रही है। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, तो शिक्षा का माहौल हमारे घर में ऐसा रहा है कि हमको पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप सब लोग 1.5 घंटे 2-2 घंटे बैठ करके इस डिबेट, इस डिस्कशन को, इस लाइव चर्चा को सुनते हैं। ये आपका जो धैर्य है वो सराहनीय है कि आप इतनी समय तक बैठ करके इस परिचर्चा को सुनते हैं
और लगातार आप कंटिन्यू सुनते रहते हैं। पढ़ाने वाले बोलने वाले व्यक्ति को उतना बोरिंग नहीं लगता है, वो व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी बात कहता रहता है, लेकिन श्रोता बनना दुनिया की सबसे बड़ी जो काबिलियत है। अगर आप बहुत अच्छे श्रोता बन सकते हैं तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप सब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत है कि आप लोगों के अंदर धैर्य है चीज़ों को सुनने का। तो पुनः मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए, आप सभी लोगों के कमेंट इसमें चर्चा में निरंतर आते रहेंगे। पूरन सिंह पटेल साहब नियमित कमेंट कर रहे हैं, एडवोकेट उमेश राजपूत ने कमेंट किया है। चलिए, नेगेटिविटी छोड़िए, पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक करिए। और BS राजपूत साहब का कहना है कि उनकी स्वरचित कविता भेज सकता हूं। तो राजपूत साहब, आप अपनी कविता आप हमको भेज दीजिए और आपकी कविता का वाचन एक बार हम कर देंगे, और उसके बाद हम आपसे भी निवेदन करेंगे आप लाइव आकर के अपनी कविता का वाचन हम लोगों के बीच में करें, क्योंकि जो रचनाकार होता है वो अपने शब्दों को सही अभिव्यक्ति दे पाता है। जो रचनाकार है वो अपने शब्दों को सही भावनाओं के माध्यम से व्यक्त कर पाता है। तो BS राजपूत साहब से हम यही कहेंगे कि आप भी अपनी कविता को किसी दिन लाइव आकर के हम सब लोगों के बीच में रखें, और आप प्लीज़ अपनी कविता हमें भेजिए ताकि आपकी कविता का वाचन हम लोग करें यहाँ से, तो पूरा समाज, पूरा देश आपकी कविता से परिचित हो। और आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सबको भी लिखा करिए छोटा छोटा। जैसे मुझे गद्य लिखना बहुत आता है, आप अगर मुझे आर्टिकल बोलेंगे तो देश में समाज पे, राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पर, संस्कृति पर, चाहे जिस विषय पे आप बोलिए, मैं बहुत आर्टिकल लिख दूंगा, पूरे दिन लिखता रहूँगा। लेकिन मुझे कविता लिखना नहीं आता। मैं कोशिश की लेकिन मुझे कविता की रचना करना नहीं आया, तो मैंने यही एक शौक़ बना लिया कि इससे अच्छा जो दूसरों ने लिखी है उसको पढ़ दो ताकि अपना शौक़ पूरा हो जाए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे हरिमोहन राजपूत जी हैं इटावा से, आप कविता लिखते हैं। हमारे BS राजपूत साहब हैं, वो कविताएं लिखते हैं। कई सारे लोग हैं जो काव्य लेखन कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग भी कविताएं रचें और छोटी छोटी कविताएं आपकी लोगों को सुनाएं, उसको आप लोग छपवाएं या कहीं सोशल मीडिया पर डालें, ताकि हमारी जो मौलिक प्रतिभा, एक्चुअली क्या है, हर व्यक्ति के अंदर एक मौलिक प्रतिभा होती है। वो मौलिक प्रतिभा कभी कभार परिवेश के कारण बाहर नहीं आ पाती है। हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, हर व्यक्ति के अंदर योग्यता छुपी हुई है। लेकिन जैसा आपने देखा कि गांव का बच्चा है, अब उसको इंग्लिश बोलने को नहीं मिल पाई, या वो कभी मंच पे नहीं बोल पाया, डिबेट में नहीं बोल पाया, तो ऐसे बच्चे IAS जैसी परीक्षाओं के इंटरव्यू में ठीक से नहीं बोल पाते, इसलिए उनको साक्षात्कार में कम नंबर मिलते हैं। मैं अपना आपको उदाहरण बताऊँ, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मुझे IAS के इंटरव्यू में 300 में से केवल 135 नंबर मिले थे, 135, जबकि टॉपर के नंबर 252 थे। तो टॉपर को मुझसे 170 ज़्यादा नंबर मिले। मुझे प्रॉपर UP या मध्य प्रदेश कैडर में IAS मिलता, लेकिन मेरे इतने कम नंबर आए क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि गांव की थी। मैंने हिंदी में दिया, तो हो सकता है उन लोगों को वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगी हों। तो कई बार क्या होता है कि टैलेंट और योग्यता होती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो विकसित नहीं हो पाती है। तो जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप लोग, आपके अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है, जो आपके अंदर मौलिक जो क्षमताएं हैं, उन सभी मौलिक क्षमताओं का आप सभी लोग उनको उद्गार करें। हमारे भंवर सिंह नरवरिया जी हैं, भंवर सिंह नरवरिया जी भी हमारे कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छा लेखन का कार्य करते हैं। इसमें जितने सारे लोग हैं, और मैं ये कहता हूँ कि इसको आप लोग अपनी हॉबी बनाइए, थोड़ा थोड़ा लिखने की हॉबी बनाइए। 2-4 लाइनें, एक आध पेज रोज़ाना लिखने की अगर हम लोग हॉबी बना लें, अपनी रुचि बना लें, तो इससे क्या होता है, हमारे विचारों को स्थान मिल जाता है। नहीं तो विचार क्या है, हमारे अंदर विचार चलते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क हमेशा काम करता है, और जो विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, अगर हमने उन विचारों को प्रकट करने का मौका नहीं दिया, तो विचार हमारे माइंड को एक तरीके से वो बंद भी कर देते हैं। तो हमेशा किसी किताब पर उकेर दीजिए, कहीं लिख दीजिए, किसी को पेंटिंग करना इत्यादि आता है तो स्केच बनाइए, पेंटिंग बनाइए, ये सारे कार्य हम सब लोग कर सकते हैं। और जैसा मैं आप लोगों के बीच में लाइव आता हूँ, उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप भी अगर 1-1.5 घंटे लाइव नहीं आ सकते तो 10-15 मिनट लाइव आकर के अपनी अभिव्यक्ति को, छोटी छोटी चीज़ों को लोगों के सामने रखना शुरू करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, इसमें डायमेंशंस जुड़ते हैं। मुकेश लोधी हैं हमारे साथी, लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं, ललितपुर से, करमरा से, एडवोकेट मुकेश लोधी। उन्होंने कहा है कि किसान की दुर्दशा पर वो कविता लिख रहे हैं। हमारे साथ में एक योगेश योगी किसान जुड़ते हैं सतना से, वो भी कविताएं लिखते हैं बहुत अच्छी। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मेरे खेतों की खुशबू की क्या बात है, वो ठंडी हवा, इस तरह की कोई कविता है, बड़ी अच्छी कविता थी। तो आप सब लोग शेयर भी कर सकते हैं
और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब अपने सेशन को विराम देते हैं। अब तो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा समय हो गया और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट ना किया हो, तो आप लोग ब्रेकफास्ट करिए और शाम को हम लोग मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्धिक आंदोलन, जैन और बौद्ध धर्म के इतिहास की हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।